वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। कल बोले तो हमने सरफेस टेंशन का एंड गेम कर दिया था। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है उसको लेके आए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। तो एक बार फ्रिक्शन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को यानी कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हर जगह हर ग्रुप में शेयर करके आइए। और उसके बाद जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलते हैं। आज हम सबसे पहला यानी कि जो हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, वो है फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण को स्टार्ट करने से पहले आज हम एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। बोले तो एक मोटिवेशन के साथ फ्रिक्शन की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, हम गिरे और संभलते रहे। आंधी और तूफान आते रहे, आंधी और तूफान आते रहे, और चिराग अंधेरों में भी जलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, हम गिरे और संभलते रहे। आंधी और तूफान आते रहे, लेकिन चिराग अंधेरों में भी जलते रहे। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। बोले तो फ्रिक्शन। क्या हम आज क्या पढ़ेंगे? बोले तो डेट इज फ्रिक्शन। क्या? फ्रिक्शन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हमारा फ्रिक्शन, दैट इज घर्षण। क्या? घर्षण। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा घर्षण, बोले तो फ्रिक्शन। ऊपर दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पर निकलो। हमारा टॉपिक है क्या? फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। क्या है? घर्षण। अब एक बात नोट करना, जो फ्रिक्शन में जो चीजें कुछ चीज ऐसी हैं जो तुम रट के बैठे हो, लेकिन फील करना। आज मैं आपको फ्रिक्शन को जड़ से सिखाऊंगा। बोले तो जीरो से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। क्या होता है फ्रिक्शन? आखिर में फ्रिक्शन की कंडीशन क्या कहती हैं? तुम जो रट के बैठे हो ना, उसको गलत प्रूव करूंगा आज मैं। फ्रिक्शन होता क्या है, तो फ्रिक्शन को समझेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि फ्रिक्शन कहते कैसे हैं? फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? हम कैसे पहचानेंगे कि फ्रिक्शन की परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले चलते हैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन पे। तो फ्रिक्शन होता क्या है? सबसे पहले मान लो एक वस्तु है, एक कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। हमने वस्तु को ले लिया, बोले तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। और एक क्या है? सरफेस है। एक हमने सरफेस ले लिया और एक ले लिया ऑब्जेक्ट। क्या ले लिया? मान लो ये जो हमारा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये हमारी क्या है? सरफेस। ये हमारी क्या है? सरफेस। अब देखो, हमने दो चीज ली। मैं पहली बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु ले ली, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु ले ली। और सरफेस की बात करूं तो एक सतह ले ली, एक सतह ले ली। अब डेफिनेशन के लिए, जब हम किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाते हैं, यानी कि जब हम किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाते हैं या खिसकाने का प्रयास करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, उस कंडीशन के कारण ऑब्जेक्ट और सतह के मध्य एक बल उत्पन्न होता है। उसी बल को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज घर्षण बल, दैट इज घर्षण बल। यानी कि मैंने क्या बताया कि किसी ऑब्जेक्ट बोलो तो वस्तु को जब किसी सतह पर खिसकाते हैं या खिसकाने का प्रयास करते हैं, तो उसके कारण ऑब्जेक्ट और वस्तु के बीच या मध्य एक बल उत्पन्न होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स।
क्लियर हुई डेफिनेशन। यानी कि किसी वस्तु को जब किसी सतह पर खिसकाते हैं या खिसकाने का प्रयास करते हैं तो वस्तु और सतह के मध्य एक बल उत्पन्न होता है। उस बल को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट या फिर मैं कहता हूं कुछ टीचर ये कहते हैं कि या कुछ स्टूडेंट भी ये रट के बैठे होते हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जो हमेशा मोशन का अपोज करता है। बात करूं तो स्टूडेंट ये रट लेते हैं कि फ्रिक्शन वो होता है जो मोशन का अपोज करता है, बोलो तो गति का विरोध करता है। मेरे ध्यान से समझना, मैं आपकी इस बात से थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाता हूं कि तुम ये कहते हो कि जो फ्रिक्शन होता है वो गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। मैंने मान लिया कि जो मोशन है यानी कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। मैंने मान लिया तुम्हारी कंडीशन के अनुसार, लेकिन ध्यान से समझना, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि फ्रिक्शन हमारा गति का विरोध करता है। मेरे लाल एक बात समझना, ये जो तुम कंडीशन बोल रहे हो ये हर टाइम यानी कि हमेशा क्या पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा और हर कंडीशन में गति का अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है। ये वैलिड नहीं है, ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा मोशन का अपोज करेगा। हाँ करेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में करेगा। हर समय या हर कंडीशन में ये वैलिड नहीं है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो हर पॉसिबल है या हर कंडीशन में गति का अपोज करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं ऐसा हर टाइम यानी कि हर टाइम पॉसिबल नहीं है। हर टाइम पॉसिबल नहीं है। हर टाइम पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कैसे पॉसिबल नहीं है? अरे भाई, तुमने बोला कि गति का विरोध करता है फ्रिक्शन फोर्स, हमने मान लिया चलो गति का विरोध करता है, लेकिन हमने बताया कि ये कंडीशन है, ये हर टाइम वैलिड नहीं है। बोलो तो हर टाइम पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? प्रूव करके दीजिए कैसे पॉसिबल नहीं है। मैं प्रूव करके देता हूं कैसे पॉसिबल नहीं है। देखो, मान लो कि मेरी एक वस्तु है, किसी सतह पर है यानी कि एक ऑब्जेक्ट है किसी सतह पर रखा है। जब ये ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, ये एलएनएम में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने इनर्शिया के टाइप्स पढ़ाए थे। उसमें मैंने आपको इनर्शिया के 3 टाइप्स पढ़ाते। मैंने एक बताया था कि जब कोई ट्रक अगर अचानक रेस्ट में है और सडन स्टार्ट हो जाए तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। किसका कारण था? इनर्शिया का। लेकिन पीछे किसके कारण गिरता था? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। तो ध्यान से देखना, ये वस्तु है रेस्ट में है। किसमें? रेस्ट में। अगर इसे वस्तु को मोशन में लाया जाता है तो ये वस्तु के पीछे की ओर क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कहने का मतलब इस कंडीशन में तुम्हारी ये बात वैलिड हो रही है कि भाई जो फ्रिक्शन फोर्स है वो गति का विरोध करता है यानी कि मोशन का अपोज कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। मैं इस तरफ मोशन कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन थी रेस्ट की। किसकी? रेस्ट की। यानी कि जब कंडीशन रेस्ट की होती है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोज करता है, विरोध करता है। क्लियर? लेकिन एक बात नोट करना, यह पॉसिबल नहीं है हर टाइम। कब? हर टाइम हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अब देख मेरे लाल, मान ले फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है और एक सतह पर खड़ा है और मैं बात करूं, ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति मोशन में है। किसमें? मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, तो
मैं खुद या मेरे पैर जमीन पर बोलो तो सतह पर एक फोर्स लगा रहे हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स, बोलो तो आरोपित बल जो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वो लगेगा दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। बात करते हैं अब मैं मोशन में आ गया, मैं रेस्ट में था लेकिन मैं मोशन में आ गया बल के कारण। किसके कारण? फोर्स के कारण। रेस्ट से जब मोशन में आते हैं किसके कारण? फोर्स के कारण। जब मैं आगे बढ़ रहा हूं किसके कारण? फोर्स के कारण। तुम यहां पर क्या मान लेते हो कि मैं मोशन में हूं, आगे बढ़ रहा हूं, ये मेरी खुद की ताकत है। तुम ये मान लेती हो ये मेरी खुद की ताकत है, ये मेरा खुद का बल है, मेरे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया कि तुम्हारा बल है या फिर तुम्हारी खुद की ताकत है जिसके कारण तुम आगे बढ़ रहे हो, ये भी मान लिया। अब समझना, ध्यान से समझना, अगर तुम इस सतह पर मोशन कर रहे हो और मोशन से आगे बढ़ रहे हो, तुम ये मान रहे हो कि ये मेरा बल है या मेरी ताकत है जिससे मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, मैंने अगर इसी सतह पर, जिस सतह पर तुम मोशन कर रहे हो या जिस सतह पर तुम चल रहे हो, उस सतह पर अगर मैं ग्रीस डाल दूं या फिर तेल डाल दूं, ग्रीस या तेल को डालने पर जब तुमको उस पे चलाया जाए तब तुम फिसलते क्यों हो? दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। इसका रीजन है फ्रिक्शन फोर्स। जब उस पर तेल डाल देते हैं या फिर इस पे ग्रीस डाल देते हैं, उसके बाद तुम्हें चलाया है, क्यों फिसलते हो? तब कहाँ गई तुम्हारी ताकत? तब कहाँ गया तुम्हारा बल? तुम तो कह रहे थे ये मेरा बल है, मैं अपने बल के कारण आगे बढ़ रहा हूं या फिर मैं अपने फोर्स के कारण या अपनी ताकत के कारण आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसी सतह पर ग्रीस या तेल को डाल दूं तब तुम फिसलते हो, तब कहाँ गई तुम्हारी ताकत? तब भी तो है तुम्हारे अंदर ताकत, तब भी तो है तुम्हारा बल, कहाँ गया मेरे लाल? वहां पर अगर मैं ग्रीस डाल दूं या तेल डाल दूं तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता, और फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता जिसके कारण ये सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है मोशन के कारण वो उसका खुद का बल नहीं होता मेरे लाल, वो उसका क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज घर्षण बल। क्या? घर्षण बल होता है। तो आपकी बात क्लियर हो गई कि तुमने जो रट के बैठते थे कि फ्रिक्शन गति का हमेशा विरोध करता है। नहीं, गति का विरोध करता है जब वस्तु रेस्ट में होती है तब विरोध करता है, लेकिन वस्तु जब मोशन में होगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे ना लग के जो आगे बल लगता है उसी बल को कहते हैं हम दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। क्लियर हो गया होगा? यानी कि गति का विरोध करता है, जी हाँ करता है, लेकिन कुछ कंडीशन में। जब कंडीशन रेस्ट की दी हो तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करेगा, लेकिन कंडीशन अगर मोशन की दे दी तो फ्रिक्शन फोर्स कभी भी मोशन का क्या नहीं करेगा? अपोज नहीं करेगा। क्या करेगा? फिर सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा उसका, ना कि अपोज करेगा। अब देखना, अब मैं बात करता हूं फ्रिक्शन फोर्स की। किसकी? फ्रिक्शन फोर्स की। तो इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल से समझ, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एक एग्जांपल से और समझ। मेरे लाल, तुम कभी कभी मेट्रो में बैठे होंगे, मेट्रो में तो बैठे होंगे, जब मेट्रो में वो सामान रखने की एक क्या होती है मैं बात करूं तो उसकी जो होती है एक उस पे यहाँ पे एक बेल्ट होती है, उस बेल्ट के ऊपर क्या रखा जाता है? सामान या तुम्हारा बक्सा। बात करूं तो ये जो बेल्ट होती है, क्या बेल्ट के ऊपर क्या रखा जाता है? सामान। अब देख मेरे लाल, जब इस बेल्ट का स्विच ऑन किया जाता है तो ये किस में आ जाती है मेरे लाल? मोशन में। किस में आ जाती है? मोशन में। जब ये मोशन में आती है
यानी कि इसका स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद ये मोशन में आती है, ये मोशन के कारण ये आगे बढ़ती है। क्या इसका खुद का बल है? क्या इसकी खुद की एनर्जी या ताकत है? नहीं, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये मोशन में है तो जो आगे बढ़ रही है किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ये जो आगे बढ़ रही है वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण बढ़ रही है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण आगे बढ़ती है, ना कि उसका खुद का बल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन और उसका जो आपने रट के बैठे थे कि हमेशा गति का विरोध करता है, नहीं, कुछ कंडीशनों में करता है और कुछ कंडीशनों में गति का क्या करता है? सपोर्ट। क्या करता है? सपोर्ट। मान जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, फ्रिक्शन की बात करूं, मैं बात करूं घर्षण की, मैं बात करूं घर्षण की, तो जो मेरा घर्षण होता है वो दो कंडीशन में होता है। कितनी कंडीशन में? दो कंडीशन में होता है। नंबर एक कंडीशन होती है, पहली कंडीशन में वो सपोर्ट भी करता है और दूसरी कंडीशन में वो अपोज भी करता है। क्या करता है? अपोज भी करता है, सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है। लेकिन सपोर्ट कब करता है? सपोर्ट जब करता है जब ऑब्जेक्ट किसमें हो? मोशन में। किसमें हो? मोशन बोलो तो ऑब्जेक्ट किसमें हो? गति में। लेकिन अगर अपोज कब करेगा? अपोज जब करेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। रेस्ट की बात करूं तो विराम में होगा। किसमें होगा? विराम में होगा। लेकिन फ्रिक्शन की दो बात क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध नहीं करता, हमेशा मोशन का अपोज नहीं करता, वो दो कंडीशनों में करता है। नंबर एक, कुछ कंडीशनों में सपोर्ट करता है और कुछ कंडीशनों में अपोज करता है। सपोर्ट कब करेगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, और विरोध यानी कि अपोज कब करेगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो दैट इज क्लियर हो गया होगा आपका फ्रिक्शन। क्या? फ्रिक्शन। अब देखना, अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे। किस पे? अगले टॉपिक पे। अब देखो, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब मैं आपको फील कराता हूं फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन होता क्या है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो मैं बात करता हूं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन फोर्स दैट इज घर्षण बल। अब देखो मेरे लाल, तुमने एक बात देखी होगी, जो मेरा घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, वो हमेशा कब लगता है? वो कब लगेगा? कब उत्पन्न होगा फ्रिक्शन? तो तुमने देखा होगा कि जो मेरा फ्रिक्शन होता है वो हमेशा दो वस्तुओं या दो सतहों के बीच अप्लाई होता है। दो सतहों के बीच अप्लाई होने वाले बल को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट इज टू सरफेस यूज या अप्लाइड इन फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं दो सतहों के बीच या दो सतहों के कांटेक्ट या फिर संपर्क में लाने पर जो फोर्स लगता है वो लगता है मेरे घर्षण बल। मैं हिंदी में कहूं तो दो सतहों को संपर्क में लाने पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। क्लियर? यानी कि ये लगता कहाँ पे है, अप्लाई कहाँ होता है? दो सतहों को, दो सरफेस को जब कांटेक्ट में लाया जाता है तो उनके मध्य जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, वो दैट इज फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब देखो, अब मैं यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाना चाहता हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट होता है। वो क्वेश्चन कौन सा है? तो देखो मेरे लाल, ये क्वेश्चन है कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है,
जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज घर्षण बल होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? घर्षण बल की बात कर रहा हूं। वो घर्षण बल मेरा एक संरक्षी नहीं असंरक्षी बल होता है। कैसा? असंरक्षी बल होता है। बोलूं तो कौन सा बल होता है? असंरक्षी बल होता है। यानी कि घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल ये अपने आप में बापू क्वेश्चन है। बोलूं तो डायरेक्ट एग्जाम में हिट होगा। घर्षण बल कौन सा बल है? असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल है। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि सर संरक्षी और असंरक्षी बल होते क्या है? बल के दो टाइप्स होते हैं, संरक्षी और असंरक्षी। क्या होते हैं संरक्षी और क्या होते हैं असंरक्षी? इसको भी क्लियर कर देता हूं। मेरा जो फोर्स होता है, मेरा जो फोर्स बोलो तो बल जो होता है वो कितने टाइप से होता है? वो दो टाइप से होता है। नंबर एक संरक्षी, नंबर एक संरक्षी और नंबर दो असंरक्षी, नंबर दो असंरक्षी। अब देखना संरक्षी क्या होता है और असंरक्षी क्या होता है। संरक्षी क्या होता है, असंरक्षी क्या होता है? तो संरक्षी वो होता है जो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। यानी कि जो बल, वो बल जो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संरक्षी बल कह सकता हूं मैं। डज नॉट नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ऑन पाथ। यानी कि ये बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि संरक्षी बल डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ तो होते हैं, लेकिन इसके एक पूरे चक्कर में, एक पूरे पाथ में किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। पूरे पथ में, पूरे पथ में किया गया कार्य कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। अब देखना मेरे लाल कि असंरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी तो कह दिया कि मैं संरक्षी बल हूं, तो मैं अगर संरक्षी बल हूं तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, मुझे पाथ से कोई लेना देना नहीं होगा। जब पथ से कोई लेना देना नहीं होगा तो मेरे एक पूरे पथ में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। अब बात करता है असंरक्षी बल। असंरक्षी बल कहता है कि मैं तो भाई पथ पर निर्भर करता हूं, मैं पाथ पर डिपेंड होता हूं, तो ये जो होता है, ये बल जो होता है वो डिपेंड्स ऑन पाथ होता है। यानी कि डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी कि ये पथ पर निर्भर होता है, पथ पर निर्भर होता है, पथ पर निर्भर होता है। जब यह पथ पर निर्भर होता है तो क्या इसके द्वारा एक पूरे पथ में किया गया कार्य जीरो होगा? नहीं, नहीं। तो किया गया कार्य जीरो नहीं होगा, किया गया कार्य जीरो नहीं होगा, शून्य शून्य नहीं होगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। अब अगर संरक्षी बल है तो मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल कह सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल मेरा कैसा है? संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि वैद्युत बल मेरा संरक्षी बल है। लेकिन असंरक्षी बल के एग्जाम्पल की बात करूं तो दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बल। यानी कि घर्षण बल मेरा क्या होता है? असंरक्षी बल होता है। क्या होता है? असंरक्षी बल होता है। क्या? घर्षण बल। तो वही बताया था मैंने कि घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स एक असंरक्षी बल है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो इससे बनने वाला मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, एक और क्वेश्चन बताता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स और उसके मोशन के बीच एक एंगल बनता है, एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है। तो एक बात नोट करना, घर्षण बल और गति के बीच 180 का एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है। क्या बनता है? 180 का एंगल बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन
लेकिन 180 का एंगल कब बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो दो कंडीशन पर निर्भर होता है, एक सपोर्ट और एक अपोज। लेकिन 180 कब बनेगा, जब मेरे लाल फ्रिक्शन फोर्स अपोज वाला करेगा। बोलो तो दैट इज यानी कि जो हमारी ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में होगा। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो सतह और वस्तु जब इस तरफ ये मोशन करेगी तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की ओर, यानी कि ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। कितने का, एंगल 180 का। तो मोशन और घर्षण बल के बीच जो बल वो एंगल बनता है वो बनता है 180 का। कितने का, 180 का। इतना क्लियर। एक चीज जब एंगल 180 का बनता है, जब एंगल 180 का बनता है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स और मोशन के बीच एंगल 180 का बनता है। तो मेरे लाल एक क्वेश्चन और बनता है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा, ऋणात्मक होता है। कैसे मैंने जब आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाया था, उसमें मैंने जब आपको वर्क पढ़ाया था तो मैंने वर्क की प्रकृति में, नेचर में 3 कंडीशन पढ़ाई थी। जब समांतर है और जब लंबवत है और जब बोलूं तो विपरीत है। तो यहाँ पर विपरीत की कंडीशन है तो थीटा बराबर 180 है। अगर थीटा बराबर 180 है तो W बराबर FS cos थीटा होता है और cos 180 का मान होता है -k1 मल्टीप्लाई -k1 होगा तो W बराबर -FS आएगा। बोलूं तो नेगेटिव का आएगा। यानी कि ये बात भी क्लियर कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो नेगेटिव का आता है। कैसा, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। तो आपको इतनी सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पर। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, यहां से बनने वाले क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्या होते हैं संरक्षी और क्या होते हैं असंरक्षी, ये नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। करिए नोट। हो गया। अब देखो एक कंडीशन और है इसमें। अब देख मेरे लाल, अब मैं पढ़ूंगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन करो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन घर्षण के प्रकार। अब मैं पढ़ूंगा घर्षण के प्रकार। घर्षण क्लियर हो गया। घर्षण क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उसकी कंडीशन होती है, उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, घर्षण बल कैसा बल है, अगर ये असंरक्षी बल है तो क्या होते हैं संरक्षी और क्या होते हैं असंरक्षी, इतना हमने पढ़ लिया है। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के प्रकार। मेरा जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन दैट इज घर्षण। मेरा जो घर्षण होता है वो 3 भागों में डिवाइड है। बोले तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब देखो, नंबर एक गतिज घर्षण, जिसको मैं बोलता हूं इंग्लिश में कहता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो, नंबर 1 गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 स्थैतिक घर्षण। इंग्लिश में बात करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 होता है लॉटनिक घर्षण। लॉटनिक घर्षण यानी कि अगर मैं इसकी इंग्लिश में बात करूं तो रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 3 टाइप्स का होता है फ्रिक्शन। नंबर 1 काइनेटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 स्टैटिक फ्रिक्शन और नंबर 3 रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि गतिज घर्षण, स्टैटिक घर्षण और लॉटनिक घर्षण। हमने सबसे पहले जो पढ़ेंगे नंबर 1 बोलूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में बात करूंगा सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज घर्षण बल, दैट इज गतिज घर्षण। क्या, गतिज घर्षण। किसकी बात करूंगा मैं, गतिज घर्षण की बात करूंगा सबसे पहले। अच्छा, जब मैंने बात फ्रिक्शन की थी तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि वो उत्पन्न कहाँ से होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर भी यही है कि गतिज घर्षण की डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ से उत्पन्न होता है काइनेटिक फोर्स, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन है वो जनरेट यानी कि उत्पन्न कहाँ से होता है। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन और ये उत्पन्न कहाँ से होता है। तो मेरे लाल, काइनेटिक फ्रिक्शन उत्पन्न वहाँ होता है जब ये तभी उत्पन्न होगा, ये तभी उत्पन्न होगा जब वस्तु मोशन में हो, यानी कि गति में हो। किस में हो, गति में हो। यानी कि ये उत्पन्न कब होगा, जब वस्तु ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में। यानी कि गति के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं, गतिज घर्षण कहते हैं, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये कब उत्पन्न होगा, जब वस्तु ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा, गति में होगा। अब देखो, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसे हम एफ के से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एफ के से प्रदर्शित करते हैं। बोलो तो के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन और एफ फॉर फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि गतिज घर्षण को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ के से डिनोट करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरे लाल, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, एक नियत बल है। ये नियत बल है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन वट इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसे निकाला जा सकता है। जो हमारा गतिज घर्षण बल है वो क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, एक नियत बल है, लेकिन उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है। तो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कहने का मतलब ये एक नियत बल है, एक नियत बल है। कैसा बल है, नियत बल है। लेकिन लेकिन इसे क्या किया जा सकता है, इसे निकाला जा सकता है, इसे निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। एक बात देखना, हमारा गतिज घर्षण है, अगर ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स कहने का मतलब ये नियत बल है। जब नियत बल है तो इसे हम निकाल सकते हैं, इसे कांस्टेंट कर सकते, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा जहां से हम इसे निकाल सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एफ के बराबर म्यू के आर। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है एफ के बराबर म्यू के आर। अब देखना एफ के क्या है, एफ के दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज गतिज घर्षण बल है। लेकिन मेरा आर क्या है, नॉर्मल फोर्स। क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की बात करूं, प्रतिक्रिया बल।
प्रतिक्रिया बल। ये वही बल है जो एलएलएम में पढ़ाया था, एक्शन एंड रिएक्शन वाला। प्रतिक्रिया बल है आर। अगर मैं यहाँ पर म्यू के की बात करूं तो मेरे लाल ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये गतिज घर्षण बल का गुणांक है। गतिज घर्षण गुणांक है। क्या है? गतिज घर्षण गुणांक है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि गतिज घर्षण गुणांक के बारे में। म्यू के क्या है? एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण गुणांक है। आर नॉर्मल फोर्स यानी कि प्रतिक्रिया बल है। और एफ के बोले तो दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि गतिज घर्षण बल है। अब देखना, एक यहाँ पर कोफिशिएंट की बात हुई है, वो हुई है म्यू की। किसकी? म्यू की। म्यू को हमने बताया है ये क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, एक नियतांक, एक गुणांक होता है। तो मैं यहाँ पर के ना लिख के सबसे पहले म्यू को समझाता हूं कि कांस्टेंट तो था। के फॉर क्या है? काइनेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कहने का मतलब गतिज घर्षण गुणांक है। म्यू होता क्या है? म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बोलो तो दैट इज घर्षण का गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है म्यू। क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है। जब ये घर्षण गुणांक है तो मेरे लाल ये लगता कहाँ पे है? होता कहाँ पे है? किसके बीच होता है? ये गुणांक किसके बीच होता है? तो मेरे लाल ये बीच होता है सतह के बीच। किसके बीच? सतह के बीच। यानी कि किसका होता है ये गुणांक? कोफिशिएंट होता किसका है? ये होता है सतह का। किसका होता है? सतह का, यानी कि सरफेस का। किसका होता है? सरफेस का होता है गुणांक। कोफिशिएंट म्यू किसका होता है? सरफेस का। अगर ये सरफेस का होता है तो ये बताता क्या है? कोफिशिएंट है, बताता क्या है मेरे लाल? ये बताता है कि हमारी जो सरफेस है, हमारी जो सतह है, वो कितनी चिकनी है और कितनी खुरदरी है। कहने का मतलब ये बताता है एक संख्या कि हमारी सतह कितनी चिकनी है और कितनी खुरदरी है। यानी कि कितनी चिकनी है और कितनी खुरदरी है। यानी कि ये चिकनी और खुरदरी का गुण बताता है। चिकनी और खुरदरी का क्या बताता है? गुण। क्या बताता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो चिकनी और खुरदरी का गुण बताता है। क्या होता है? चिकनी और खुरदरी का गुण। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो मैं इसके बारे में एक बात कर रहा हूं कि जो म्यू के होता है वो क्या होता है। मेरे यार हमने फॉर्मूला पढ़ा है एफ के बराबर म्यू के आर होता है। म्यू के आर होता है, जहां पर एफ के हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है और आर हमारा क्या है? नॉर्मल फोर्स है। तो देखो मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालना, मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूँ जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होने का मतलब ये है म्यू के हमारा क्या है? एक कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट बोलो तो एक गुणांक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से एक छुटकू सा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि हमारा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो समानुपाती होता है नॉर्मल फ्रिक्शन के, प्रतिक्रिया बल के। तो कहने का मतलब ये है अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा, नॉर्मल फोर्स को बढ़ाऊंगा, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। जी हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट समानुपाती है। अगर नॉर्मल फोर्स को मैं बढ़ाता हूं तो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बढ़ेगा। अगर मैं नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स को घटाता हूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी मेरा घटेगा। यही क्वेश्चन बनता है और एक 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि अगर मैं नॉर्मल यानी कि प्रतिक्रिया बल को बढ़ा दूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे लाल? वो भी बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मैं कम करता हूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी मेरा कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन के अनुसार। अच्छा, इतना क्लियर। अब देखना मैं ये वाली
ये वाली जगह काम में लेता हूं, ये वाली जगह काम में लेता हूं इनको हटा के। अब देखना एफ के बराबर क्या होता है, एफ के बराबर होता है म्यू के आर, म्यू के आर, दैट इज क्लियर। अगर मैं यहां से म्यू के की वैल्यू निकालूं तो एफ के ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो मेरा बट्टे में आ जाएगा, बोले तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि एफ के बट्टे आर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो मेरा जो गतिज घर्षण गुणांक है दैट इज ये है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या है म्यू के, यानी कि गतिज घर्षण गुणांक है, गतिज घर्षण गुणांक है। जी हाँ बिल्कुल है। मैंने गतिज घर्षण गुणांक अगर तुमसे पूछ ले तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से निकाल लेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अगर इसकी तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की यूनिट पूछ ले, यूनिट कहने का मतलब मात्रक पूछ ले, तो मात्रक क्या होगा, ऊपर क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, अगर फोर्स है तो न्यूटन, और नीचे क्या है, नीचे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अगर फोर्स है तो उसका भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कहने का मतलब ये क्या है यूनिट लेस है। क्या है यूनिट लेस है। यूनिट लेस कहने का मतलब ये है कि जो गतिज घर्षण गुणांक है वो मात्रकहीन है, मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। कैसे नहीं होता, प्रूव करके दिखाया है कैसे नहीं होता। अब देखो मेरे लाल, अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा, नहीं होगा, तो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, बोले तो विमाहीन होगा। क्या होगा, विमाहीन होगा। दैट इज क्लियर हो गया होगा आपको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि गतिज घर्षण क्या होता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं क्या होता है एग्जांपल। अब देखो ये जो हमारा आर होता है, कुछ लोग यहाँ पर भी रट लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी रट के बैठ जाते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा mg के बराबर होता है, ये भी रट लेते हैं। तो देखो मैं इसको हटाना चाहता हूं, मैं इतने को हटाना चाहता हूं, उसके बाद समझाता हूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में। तो देखो इसको हटा दूं। अब देखो, अब देखो मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ के बराबर म्यू के आर, म्यू के आर, जहां पर इसके बारे में मैं आपको डिटेल से स्टडी कराई है, क्या होता है इसका यूनिट और क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो मैं बात करता हूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, कुछ स्टूडेंट ये रट के बैठ जाते हैं कि ये हमेशा mg के बराबर होता है। नहीं मेरे लाल, ये mg के बराबर हमेशा नहीं होता है। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो mg के बराबर हो भी सकता है और ये mg के बराबर नहीं भी हो सकता, यानी कि ये mg के बराबर हो भी सकता है और mg के बराबर नहीं भी हो सकता। कैसे, क्लियर करते हैं। मान मेरे लाल एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल है, मान ये एक सतह है, सतह पर मेरा एक बॉक्स रखा है, बॉक्स का जो द्रव्यमान है वो 10 kg का है। कितने का है, 10 kg का है। और इस बॉक्स को मैं मोशन करा रहा हूं। भाई मोशन कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, गतिज घर्षण चाहिए, और गतिज घर्षण तभी उत्पन्न होता है जब मोशन कर रही होगी वस्तु। तो ये मोशन में है, मोशन के कारण यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स है 50 न्यूटन का। क्या है, 50 न्यूटन का। और इस पर गतिज घर्षण गुणांक दिया है म्यू के बराबर 0.2। कितना, 0.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल के दिखाइए। फाइंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि प्रतिक्रिया बल निकालिए। प्रतिक्रिया बल निकलवा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है
फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मैं बोलूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि तुमसे निकलवाया है गतिज घर्षण बल। क्या निकलवाया है? गतिज घर्षण बल। और नंबर 3 की बात करूं तो नंबर जो 3 है वो मेरा क्या है? वो निकलवाया है तुम्हें एक्सीलरेशन। क्या निकलवाया है? एक्सीलरेशन। ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक्सीलरेशन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखो मैंने, अगर ये सतह पर रखा है तो इस पर एक भार लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, जो लग रहा होगा r। क्लियर हुआ? अब देखो mg कितना हुआ? द्रव्यमान दिया है 10 और g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो जो हमारा mg हुआ वो हुआ 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम निकालते हैं गतिज घर्षण बल। क्या निकालते हैं? गतिज घर्षण बल। तो हमारा गतिज घर्षण बल होता है F के बराबर म्यू के आर। क्या होता है? म्यू के आर। तो F के निकालना है, म्यू के की वैल्यू दी है 0.2 मल्टीप्लाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कितना मिल गया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर mg कितना? 100। तो पहले का आंसर हमें मिल गया 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। अब देखो अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 100 है तो मैंने यहाँ पर 100 रख दिया, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 10 से 10 कैंसिल, मल्टीप्लाई 2 × 10, F के बराबर निकला 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। देख ले मेरे लाल, तुम जो कंडीशन कहते थे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा mg के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हमारा 100 न्यूटन और हमारा जो mg है वो तो 100 न्यूटन है, लेकिन बल निकला हमारा 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। क्या बराबर है? नहीं है। अब देख पहला कंडीशन ये गई, दूसरी कंडीशन ये गई, और तीसरी कंडीशन को भी समझ। तीसरी कंडीशन ये है कि एक्सीलरेशन क्या होता है? तो एक्सीलरेशन होता है हमारा F नेट कुल बल बट्टे द्रव्यमान। कुल बल बट्टे द्रव्यमान। ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया? F बराबर होता है ma, और एक्सीलरेशन निकालेंगे तो F बट्टे m, लेकिन यहाँ पर बल F नेट लगाते हैं तो मैंने F नेट लगा दिया, और F नेट का मतलब ये है ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, ज्यादा में से कम वाले को घटा दो। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर 50 न्यूटन ज्यादा है और 20 न्यूटन कम है, 50 में से 20 को लेस करूंगा तो मेरा बचेगा 30, और बट्टे इसका द्रव्यमान है 10, 0 से 0 कैंसिल। आंसर आया मेरा एक्सीलरेशन बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट है टाइप्स हैं वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, और नोट्स को एक अच्छी तरह से डिजाइन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।